हरी, हरी, चंचल, गुलाब। अरे हरी कहाँ है? हरी। जरा आंख नहीं लगी कि हरी ही नजर आता है। हरीलाल और उसके बापू, इनके रास्ते इतने अलग अलग कैसे हो गए? उन्होंने कुछ कहा तो ये उल्टा कर देगा, इसने कुछ पूछा तो वो मना कर देंगे। मना करने के पीछे कोई कारण तो होगा। सोचा वो जान लूं, इसलिए उनके पास जाऊं तो वो है कहाँ? गए होंगे रस्सी पर कूदने या तेज कदम चलने। एडन से बोट जरा ज्यादा ही हिल रही है। यहां से वहां जाने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है। उनकी भी तबीयत कहाँ ठीक है। कभी नहीं वो दोनों को सफर करने का मौका मिला है तो दोनों बीमार, या ऐसे खांसी से परेशान ना होते तो वहां इंग्लैंड में नर्सिंग करने बैठ जाते। कैलनबाग के डॉक्टर दोस्तों ने और जीवराज भाई ने जबरदस्ती की, इसलिए उनके मिस्टर गांधी घर की ओर चल पड़े। पर घर भी कैसा, और वो है भी कहां? सच पूछिए तो घर छोड़कर जा रहे हैं ऐसा कहना चाहिए। हमारा पहला घर हुआ तो अफ्रीका में। 16-17 साल पहले अफ्रीका गए, तब हुआ हमारा पहला घर। उससे पहले शादी के बाद हम अलग अलग जगहों पर रहे। 3 साल ये वकालत पढ़ने विलायत, वहां से आए तो साल भर में अफ्रीका। विलायत से आने के बाद इनको जात बाहर किया था, तब से मेरा मायका भी छूट गया था। ससुराल यानी बड़ी जेठानी पूजा पाठ में लगी हुई, मजली अपनी ही धुन में। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, वो भी गोद में 2 बच्चों को लेकर। वैसे सासू जी का स्नेह था मुझ पर कोई कुछ भी कहे, मुझे अटपटा लगता था। 5-7 साल आश्रित की तरह रहने के बाद हम अपने घर की ओर चल पड़े। नाव पर चढ़े तो क्या शान थी, इनके तो क्या कहने। सिर्फ रंग अनदेखा करे तो गोरे साहब का धोखा हो जाए, विलायती शान छूटी नहीं थी। बच्चों को भी इन्होंने साहेबी कपड़े पहनाए थे। हरी, मणि, गोकीबेन का गोकुल ऐसे टॉक टॉक करते बूट बजाते घूमते रहते थे। उतना ही उन बच्चों को उस उम्र में पैंट शर्ट पहनने का मौका मिला। शुक्र है मुझे मड्डम के कपड़े नहीं पहनाए, सिर्फ पारसी तरीके से साड़ी पहनाकर पाँव में बूट मोजे चढ़ाकर बिना गिरे चलना सिखाया। मैंने पूछा भी, ये बंठन काहे के लिए? तो हम बालिस्टर लगने चाहिए ना, नहीं तो लोग हमें कूली बालिस्टर कहेंगे। नाव पर शुरू शुरू में खाने पीने की ऐश थी। हम ऐसे टेबल कुर्सी पर बैठकर
कांटे चम्मच से खाना खाने की कोशिश करते थे। क्या? तो आलू और मटर। 18 दिन के सफर के बाद हम डरबन पहुंचे। अब घर जाएंगे। वो अनदेखा घर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अपना घर देखने के लिए मैं उतावली हो रही थी, पर यह भी आसानी से होने वाला नहीं था। डरबन के गोरे लोग उनके मिस्टर गांधी पर चिढ़े हुए थे। उन्होंने हमारी बोट बंदरगाह में ही रुकवा दी। अब बंदरगाह में बोट रुकवाकर इतने दिन कैसे चलेगा? 3 हफ्ते उन्होंने हमें वहीं रोक कर रखा, बंदरगाह में। मुसाफिरों का हाल बेहाल हो रहा था, पर उन्हें हमें तंग ही करना था, क्योंकि हम हिंदुस्तान वापस चले जाए। बंदरगाह में लोग बहुत चिढ़े हुए थे। इनको संदेशा आया। दिन के वक्त नाव से ना उतरे, पर ये उतर गए। किसी ने मुझे टांगे में बिठाकर रुस्तम जी के यहां भेज दिया। नया गांव, नया देश। रुस्तम जी को मैं पहली बार देख रही थी और इनका कहीं आता पता नहीं था। शाम के वक्त घर के बाहर से आवाजें सुनाई दी। कभी कभी गैंडी गैंडी का नारा, तो कभी हंसी मजाक, कभी कभी नाच गाना भी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे साथ नाव पर के एक डॉक्टर दादी बरजोर थे। उन्होंने इनके जख्म धोकर मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद एक चिट्ठी अंदर आई। वो देखी और ये दंग रह गए। फिर धीरे धीरे बोले, इंस्पेक्टर साहब की चिट्ठी है। लिखा है, मैं पुलिस की वर्दी पहनूं, मुंह पर कालिक पोतूं और पिछले दरवाजे से पुलिस थाने जाऊं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, पर रुस्तम जी समझ गए। इन्होंने आगे कहा, नहीं तो बाहर के गोरे लोग इस घर को आग लगा देंगे, आपके साथ वो भी मर जाएंगे। ये सुना और मैं उठ खड़ी हुई। इनको खड़ा किया, तैयार किया और इस गवार पुलिस को पिछले दरवाजे से भेज दिया। इनको कभी पुलिस की वर्दी में देखूंगी ऐसे सोचा भी नहीं था। उसके 3-4 दिन बाद हम घर आए। घर कैसा? बंगला या विला कहते हैं ना, ऐसा था वो। बाहर बहुत बड़ा आंगन और पीछे 2 मंजिले मकान में ढेर सारे कमरे। ढेर सारे यानी सचमुच ढेर सारे, जरूरत से ज्यादा। इसलिए घर में कोई मेहमान ना हो तो इनको अच्छा नहीं लगता था। बीज ग्रोह का घर मुझे अपना सा लगता था। यानी इनका था तो मेरा भी हुआ ही ना। इनके ऑफिस के लोग, कुछ लोग घर पर रहा करते थे। कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, कोई दक्खनी, यानी उनमें मैं ही अलग लगती थी। पर फिर भी मुझे वो घर अपना सा लगता था। हरी मणि गोकीबेन का गोकुल दौड़ते थे, खिलखिलाते थे। रामदास पेट में था। घर का काम ज्यादा नहीं था। बच्चे घर पर ही रहा करते थे। उनको सरकारी स्कूल में दाखिल करना, यानी इनको बैरिस्टर बन के बात करनी पड़ती, वो इनको मंजूर नहीं था। और मिशनरियों के स्कूल में बच्चों को दाखिल करने के लिए ये तैयार नहीं थे। घर पर ही कुछ न कुछ पढ़ाते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गोरी मैडम आया करती थी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। उससे अंग्रेजी सीखने की अकल मुझ में तब नहीं थी ना। इनके
ऑफिस के लोग घर पर रहते थे एकदम अनुशासन से। वो अपना अपना कमरा साफ रखते थे। कमरे में एक पॉट होता था। एक दिन इनका एक नया क्लर्क हमारे घर पे रहने आया। अब वो नया था या और उसे इस कड़े अनुशासन का पता नहीं होगा, इसलिए वो यूरिन पॉट साफ करना भूल गया। मैंने वो देखा, पर वो गंद उठाने के लिए मेरा मन नहीं किया। इन्होंने पूछा, क्यों नहीं उठा रहे वो? अब कैसे कहूं क्यों नहीं उठा रही? ये यहाँ रहने आया तब ऐसे सुना था कि ये हल्के पंचम जाति का है। अब हम ही यहाँ जात धर्म छोड़कर रहने आए, यहाँ कैसी छुआछूत? मैंने कहा रहने दो, यहाँ खाने दो हमारे साथ। वहां तक ठीक था, पर उसकी गंध भी मैं ही उठाऊं? मैंने कहा आने दीजिए उसे, उसी को बोल देती हूँ साफ करने के लिए। इनको चैन कहाँ, जोर से चिल्लाए, उठाओ वो। मैंने नाक सिकुड़ते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नाक मत सिकुड़ो, ये सब हंसते हंसते करना चाहिए। अब नाक पर क्या अपना बस होता है? गंध की बू आने वाली नाक मेरी भी है। ये अपने नाक गुस्से से फुला सकते हैं, तो मैं अपनी भी नाक सिकुड़ सकती हूं। मैंने कहा पर इनको चैन कहां? इतनी जोर से चिल्लाए, उनकी ऐसी आवाज मैंने जनसभा में भी नहीं सुनी थी। फिर मैंने भी कहा मैं घर छोड़कर जा रही हूं। तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींचने लगे, बाहर करने लगे। तो मैं भी शुरू हो गई। मैंने कहा पति हो, कोई लाज शर्म है कि नहीं आपको? होगा ये आपका घर, तो क्या गर्भवती पत्नी को घर के बाहर कर देंगे? कहां जाऊंगी मैं? राजकोट होता तो पोरबंदर अपने मायके चली जाती, यहां कहां से लाऊं अपने माँ बाप? रास्ते पर भीख मांगू या रुस्तम जी के यहां शरण लूं? फिर ये शांत हो गए और माफी मांगते मांगते पैरों पड़ने लगे। फिर मैंने भी अपनी नाक सीधी रखकर पॉट को साफ करके बात को खत्म किया। ऐसा था मेरा डरबन का बंगला। घर पर कोई नहीं होता ना, तो ये लिखते पढ़ते बैठ जाते। नर्सिंग का तो भूत ही सवार था इन पर। हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब की बात है। ये स्कूल से शाम को दौड़े दौड़े चले आते थे। लोग कहते थे देखो 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 जा रहा है जोरू का गुलाम। पर ये आते थे अपने बापूजी की सेवा करने। पोरबंदर जाते हुए गाड़ी पलटकर मार लगी थी ना उनको। कभी कभी रात को उठकर अचानक चले जाते थे पांव दबाने। अंधेरे से बहुत डरते थे, फिर राम नाम का जाप करते हुए जाते थे। यहां भी वक्त मिलने पर डॉक्टर बूथ के दवाखाने में चले जाते थे। वहां ये वार्ड बॉय का काम करते थे, कभी कभी कंपाउंडर का, और दवाइयां मिलाकर देते थे डॉक्टर के कहे अनुसार। इस पर इन्होंने और भी बखेड़ा शुरू कर दिया। यहाँ इन गोरे गोरे लोगों के बीच लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई यानी सचमुच की लड़ाई, तोपे बंदूकें लेकर। कोई इंग्लैंड से आया था, कोई हॉलैंड से। मैंने सोचा आमा आपड़ू शू काम, मुंबई की बोट पकड़कर चले जाए, ऐसा भी सोचा था। पर इनको चैन कहां। हम जिस देश में रह रहे हैं उस पे लड़ाई छिड़ गई है। हम अपने को इस देश के वासी कहलाकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो इनको मंजूर नहीं था।
इनके उपजाऊ दिमाग से एक तरकीब निकली। इन्होंने गवर्नर साहब को खत लिखा। यहाँ के सारे हिंदी लोग जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करेंगे, डॉक्टर बूथ हमें सिखाकर तैयार करेंगे। फिर क्या, एक बार इनको पुलिस के भेष में देखा था, अब और मिलिट्री सोल्जर का पोशाक पहनकर हाथ में दवाइयों की संदूक और स्ट्रेचर लेकर निकल पड़े। मेरी जान ऊपर नीचे हो रही थी। इतनी बड़ी लड़ाई, उसमें इनके हाथ में न ढाल न तलवार, कभी कसरत नहीं की, कभी झूठ मूठ की लड़ाई भी नहीं देखी। कैसे होगा इनका? वहां उन्हें शाक खाखरा रोटली कैसे मिलेगा? वो सोएंगे कहाँ? वैसे बहुत सारे लोग थे उनके साथ। रुस्तम जी ने कहा भी, आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे उनको। इनका क्या जाता है कहने को। मैंने अपने सारे भगवान बाहर निकाले और सासू माँ को याद करके जाप और उपवास शुरू किए। एक बार की लड़ाई खत्म हुई और हमारे सार्जेंट साहब सही सलामत घर लौट आए। इन्होंने वकालत का काला कोट चढ़ाया, तब जान में जान आ गई। मैंने चैन की सांस ली ही थी तो इन्होंने कहा, चलो अब हम घर जा सकते हैं। यहां मैं कोई अकेला हिंदी वकील नहीं हूं, नाताल कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, हम घर लौट सकते हैं। मैं खुश हुई। यहां डरबन में गृहस्थी का सुख कुछ और ही था, पर बच्चों की शिक्षा का ठिकाना नहीं था। ये पढ़ा पढ़ा कर कितना पढ़ाएंगे, कहते थे मैं पढ़ाऊंगा, पर इनके पास वक्त कहाँ। और मैं काला अक्षर भैंस बराबर। घर की भी याद आ रही थी। अब देखिए ना, कोई छोड़कर जाने लगता है तो लोगों का प्यार जैसे उमड़ कर बहने लगता है। फिर दावतें क्या, फूल मालाएं क्या, और नजराने भी इतने मिले जीवन में कभी देखे नहीं थे। आते वक्त अंडों चपलों की मार मिली थी, अब जाते वक्त सोने का हार। मुझे बच्चों को इनको मर दिया था सोने से। मैं खुश हो गई। मेरे सारे जेवर इनकी लंदन की पढ़ाई के भेंट हो चुके थे। अब वापस जा रही हूं तो लंका की पार्वती की तरह नहीं, पर बैरिस्टर की बीवी हूं तो 4 गहने बदन पर होने चाहिए ना। शुरू में आश्रित की तरह रही, अब सोचा थोड़ा मटक खिलूं। झूठ क्यों बोलूं। और 3-4 बरस में बहुएं आएंगी, उनके हाथ में क्या रखना है इसकी चिंता दूर हो गई। बस ऐसे सोचा ही। एक दिन इन्होंने कहा, कस्तूर। इन्होंने कस्तूर कह के प्यार से पुकारा तो समझने लगी थी कुछ गड़बड़ है। इन्होंने कहा, कस्तूर, मैंने सारी व्यवस्था की है, ये सारे गहने और तोहफे बैंक के सुपुर्द करके उन पैसों से मैं ट्रस्ट बनाने वाला हूं। मैंने कहा, आपको जो देना है आप दे दीजिए, आपके नजराने दे दीजिए, अंगूठी दीजिए, पर मुझे जो मिला है और बच्चों को मिला है वो हम क्यों दें?
अरे वही तो कह रहा हूं ना मैं, ये सारा तुम्हें क्यों मिला है? मेरे काम की वजह से ना। पर મને तुम्हारा काम માટે કશું જ લેવું નથી, इसलिए मैं उन्हें लौटा रहा हूं। मैंने कहा यानी मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो क्या मैं उनके लिए बेकार हो गई? पूछते हैं ना उनसे। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा काम तो बड़ा है ही ना। पर कस्तूर, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो मेरे काम में तुमने हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? और कस्तूर, किसी भेंट वस्तु का स्वीकार करना यानी हमारे समाज कार्य की बिक्री हो गई, ऐसा नहीं तुम्हें लगता? हम निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, इस पर किसको विश्वास होगा? बच्चों के सामने हम क्या आदर्श रखेंगे? एक तरफ सादगी का पुरस्कार करो और दूसरी तरफ गहनों का स्वीकार। अच्छा लगता है क्या? हम हिंदुस्तान लौट आए, पर घर कहाँ है किसको पता? 4 दिन राजकोट तो 4 दिन मुंबई, वहां भी कभी गिरगांव तो कभी जुहू। हमारे भतीजे छगन मगन हमारे साथ थे। फिर इन्हें अचानक अफ्रीका का बुलावा आया और हमें पीछे छोड़कर ये चले गए अफ्रीका। मगन को साथ ले गए और हमें छगन के हवाले छोड़ गए। फिर इनको पता चला कि उन्हें काफी दिन अफ्रीका में ही रहना पड़ेगा। उन्हें हमारा साथ खलता था या क्या पता नहीं, पर उनके खत पे खत आने लगे। छगन को लिखा, क्या? तो अब मैं जोहानिसबर्ग जा रहा हूं। यहां से जोहानिसबर्ग यानी मुंबई से राजकोट से भी ज्यादा दूर। तो काकी से कहना वो वहीं रही तो खर्चा कमाएगा। अब मैं तंग आ गई थी। साथ रहो तो जापे की तैयारी करो, नहीं तो बच्चों को लेकर कहीं अकेले दूर रहो। ये क्या कोई गृहस्थी है? मैंने कहा जो भी होना है करना है उनके सामने, उनके समक्ष, फिर वो इस गांव में हो या उस गांव में। मैंने कहा मैं वहां आऊंगी ही। जोहानिसबर्ग। कितने दिन लगे इस गांव का नाम याद करते करते। सुंदर गांव, विशाल। यहां भी पहले की तरह हमारा घर यानी सबका घर, आओ जाओ घर तमारू। फर्क एक ही था, डरबन में हमारे साथ मेहमान रहते थे और यहां मेहमानों के साथ हम। हेनरी पोलाक इनकी वकालत में मदद करता था। उसकी बीवी मिली भी हमारे साथ रहा करती थी। मैं तो सिर्फ गुजराती में ही बात करती थी। पर मिली ने और मैंने एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा सिखाना शुरू कर दिया। मिली मुझे एक एक चीज दिखाकर चेयर, टेबल, स्पून ऐसे शब्द बताती थी और मैं उनको याद कर लेती थी। हूँ तो सीधी गुजराती में बात करती थी। मैंने कहा जितना समझ लो सीख जाओ। पर कभी कभी डर लगता था। एक गोरी में इनके साथ हंस खेल कर बात कर रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती,
औरत मर्दों को हंस खेल कर बात करने के लिए अंग्रेजी भाषा ही कैसे सुहाती है। पर उससे घर में शांति रहा करती थी। वो भी बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाया करती थी। नहीं तो बापू के साथ ऑफिस जाते आते हुए बात करना, यही बच्चों की शिक्षा। उनका बापू उनको क्या पढ़ाता था पता नहीं। एक दिन मणि अपना चश्मा घर पर भूल गया। यह ऑफिस में जाकर पता चला तो बापू ने उसे चश्मा लेने के लिए घर भेजा। अब आते हुए 3 मील, जाते हुए 3 मील, घर पर आने के बाद 9 मील चला हुआ ये लड़का क्या पढ़ेगा। पर बापू ने कहा, कभी कोई चीज भूलनी नहीं चाहिए, ये तो सीखा ना वो। ऐसी बापू की शिक्षा। पर बापू के हिसाब से असली शिक्षा मिलती है जेल में। वो पहली बार जेल गए ना, तो सुना है उन्हीं ने जज साहब को कहा, मैंने कानून तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है। मैं वकील हूं, मैं ही आपको बताता हूं कि आप मुझे कितनी सजा दें। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि मैं वकील हूं और जानबूझकर कानून तोड़ा है इसलिए। अब तो उन पर एक जुनून सा ही सवार हो गया। यहाँ के हर हिंदी आदमी ने जेल जाना चाहिए। बाद में ये जेल की पोशाक ही उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम में सबको वर्दी की तरह पहना दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, काम करके पेट पालने वाले ये लोग सब कुछ छोड़कर जेल क्यों जाएंगे? बापू भाषण देते थे, लिखते थे, पर मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया। साथ में मगन भी था। कहने लगे, यहाँ के गोरे लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमें हमारे धर्म के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर हमें सम्मान से जीना है तो हमें आंदोलन करना होगा। हमारे ही कुछ नेतागण कहते हैं कि हम बम फोड़ेंगे, बंदूकें चलाएंगे, पर हमारा धर्म क्या कहता है? सब एक जैसे हैं, एक ही ईश्वर के रूप है। हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे तो वो सुनेंगे। अगर वो समझेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? अव्वल हम उनका काला कानून नहीं मानेंगे, फिर वो क्या करेंगे? हमें जेल में डालेंगे। हम ये सब शांति से सह रहे हैं, ये देखकर तो वो हमारी बात मानेंगे। इसे मगन ने अच्छा शब्द ढूंढ निकाला है। हम इसे सत्याग्रह कहेंगे। पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर इस सत्याग्रह में घर के सारे लोग शामिल हो गए तो ना समझ कर जाती कहां। इनका तो कहना है कि सत्याग्रह मैंने तुमसे सीखा है। करूं के ना सपनामा कोने खबर। पर सच बात तो ये है कि आखिरी सत्याग्रह में मैं इनसे पहले जेल जाकर आई। जेल की मेहनत आसान नहीं थी। मैं बहुत दुबली हो गई थी, पर इनके स्नेहपूर्ण उपायों से मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे सारे काम वो करते थे, पॉट देने से चोटी बनाने तक। अब लंबे बालों की इनको कहाँ आदत। तो चोटी बनाने के लिए काशी बेन की मदद लेते थे। इनके उपाय यानी पानी का सेक और मिट्टी का लेप, ऊपर से कड़ी धूप में सुलाना। आंगन में धूप की जगह बदल गई तो ये मुझे उठाकर धूप में लेटा देते थे। पर इनके स्नेहपूर्ण उपायों से मुझे अच्छा लगने लगा। डरबन में मैं एक बार ऐसे ही बीमार पड़ गई थी, कुछ ऑपरेशन हुआ था।
डॉक्टर ने कहा, इनको चिकन का सूप पिलाए बगैर ये जिएंगी नहीं। इन्होंने मुझसे पूछा, तैयार हो मांसाहार करने के लिए? मैं मरने के लिए तैयार थी, पर धर्म का कर्म नहीं छोड़ने वाली थी। इन्होंने डॉक्टर से कहा, नहीं देना है उसे सूप, उसका क्या करना है मैं देखता हूं। फिर इन्होंने ऐसी सेवा की मेरी, डॉक्टर, दाई, माई जैसे इनमें इकट्ठा हो गए थे। मणि 7-8 साल का था तब ऐसे ही बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इसे मटन का सूप पिलाइए। इन्होंने कहा, वो छोटा है, नासमझ है, फिर भी उसी से पूछ लेते हैं। बापू को बुरा न लगे इसलिए उनकी हर बात वो मानने के लिए तैयार था। उसे हुआ था न्यूमोनिया और टाइफाइड, पर बापू के पानी की पट्टियां और राम नाम से ठीक हुआ। डॉक्टर भी बता नहीं पाए कैसे। मेरी एक बात पर इनसे अनबन थी, बच्चों पर हमें विश्वास करना चाहिए। संयम उनके स्वभाव का एक अंग होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। गर्मियों में खुले में सोते थे तो लड़के लड़कियां ऐसे फर्क करना इनको मंजूर नहीं था। नदी पर नहाने के लिए भेजते थे तो लड़के लड़कियों को इकट्ठा। आग के पास जाकर उसकी तपन से बचना कितनों को संभव है? प्राणजीवन भाई की लड़की जय कुंवर, जैकी, हमारे लड़की जैसी ही थी, इसलिए उसको फीनिक्स आश्रम में लाकर रखा था। बापू ने उसका ब्याह रचाया। डॉक्टर मणिलाल अच्छा लड़का था। फीजी कुछ काम से जाते हुए वो अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गया। उसको अकेलापन सहन नहीं हुआ या क्या पता नहीं, पर वो हमारे मणि की ओर खींचती गई। आश्रम के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वो भी अपने सपूत के हाथों। इसकी बापू को बहुत तकलीफ हुई। मन से अपनी गृहस्थी से वैराग लिए हुए बापू अपनों की चिंता से परे थे, पर अपने बेटे के इस करतूत से वो तड़पने लगे। गलती हुई है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर गलती के लिए अपनों की कितनी भी छीथू करे, अपने लोगों को कोई काट तो नहीं सकता। बापू ने जैकी को अपना लिया और मेरे मणि को कड़ी सजा दी। वाह, मुझसे गलती हुई। बापू हमेशा सिखाते थे कि मोह माया से मुक्त होकर रहना चाहिए। आश्रम का माहौल, यहाँ के नियम, सब काम कर्तव्य और अनुशासन के इर्द गिर्द फैले हुए, पर यह सब संभालना आसान थोड़ी होता है। टॉलस्टॉय फार्म पर उन लड़कियों ने खुला बर्ताव क्या किया, बापू ने उनके बाल कटवा दिए। फीनिक्स में मैं अपने से बड़ों को देखता आ रहा हूं, सारे त्यागी, कर्मयोगी। हरिलाल दादा यहां आने के बाद से घर पर कम और जेल में ज्यादा। बापू मुझे लिखा करते थे, अब तुम 15-16 साल के हो गए हो,
12 साल होते ही बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। तुम फीनिक्स के स्कूल में पढ़ तो रहे हो, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान से क्या फायदा? अरे खेती का काम सीखो, माली काम सीखो। मैं और हरी जेल में, तब तुम मां की देखभाल करो, भाभी की, घर के बच्चों की देखभाल करो। वाह, मैं तुम्हारी क्या देखभाल करूंगा? फिर भी जेल में सुनकर बापू को अच्छा लगेगा, वैसे ही रहता था मैं। तुम भी बार बार मणि मणि कहकर पुकारती थी, बहुत अच्छा लगता था। और फिर जेकी आई, प्राण जीवन काका की लड़की, डॉक्टर मणिलाल की पत्नी, तुम सबकी लाडली जेकी। एक जौहरी के वैभवशाली घर में पली बड़ी, साफ अंग्रेजी बोलने वाली, गुजराती तो अपने स्कूल में सिखाने वाली। ये चंचल लड़की तो घोड़े पर से रपेट मारने में भी होशियार। वो, मैं, रामा रोज घूमने जाने लगे। धीरे धीरे तुम्हारी प्यार भरी नजरों में आता फर्क मुझे दिखने लग गया था बा, लेकिन अंदर से कचोट नहीं होती थी। एक दिन जेकी को बुखार आने लगा। उसकी सेवा करने का काम मेरे जिम्मे आया। उसका बुखार देखना, स्पंज करना, कपड़े बदलने में मदद करना, सब कुछ। वो पति के बगैर अकेली, उसे क्या मोह हुआ, और मुझे भी। और ये सब बापू तक पहुंच रहा था। वो खतों से अपनी अस्वस्थता जाहिर करते थे और फिर तो मुझे खुले में पूछने लगे। उनसे कहने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम कुछ कहती नहीं थी, लेकिन बिना बोले ही सब कुछ कह देती थी। मणि, ये रोक दो और बापू को सब सच सच बता दो। अरे किसी भी संकट से बाहर निकलने का पहला रास्ता है सच्चाई का। बापू को सब सच सच बता दो, इसी से आगे का रास्ता निकलेगा। ऐसा तुम्हारा विचार था शायद। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने हरमन काका को ही लिख दिया सब कुछ। बापू को मैं ऐसे खुले तरीके से नहीं लिख सकता था। सजा के लिए भी मैं तैयार था। हरिलाल दादा से मैंने कहा भी कि दादा, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बापू प्रार्थना सभा में सबके सामने ताने कसते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए भी मन की तैयारी कर ली। लेकिन बापू ने जो सजा सुनाई, उसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो मारेंगे, ऐसा विचार मेरे मन में आया। उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा था, पर उन्होंने तय किया कि आश्रम के पालक होने के नाते जो कुछ हुआ उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं और वो उपोषण करेंगे। और एक दिन नहीं तो 7 दिन बिना कुछ खाए, और उसके बाद 15 दिनों तक सिर्फ एक खाने पर। वो खुद पर ही ऐसा अत्याचार करेंगे, इसका मुझे कोई अंदेशा नहीं था। और फिर वो अकेले नहीं, तुम और रामा भी, तुम दोनों ने भी उपोषण करने का निर्णय ले लिया। बापू ने ही तुम्हें रोका, इसलिए अच्छा। वो चाहे कुछ भी कहे, ये सजा मुझे स्वीकारनी थी, नहीं तो जिंदगी भर मैं ही अपना दुश्मन बन बैठता। उन 7 दिनों में मैं अपने आप को पहचानने लगा हूं, और मेरे बापू को भी। आप लोगों ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारी दृष्टि से इतनी भाग्य की बात है, यह समझने लगा। इंग्लैंड जाने की स्कॉलरशिप दादा को दी नहीं, मैं भी जा सकता था। बापू अपनी जिद नहीं छोड़ते, इसलिए मैं नाराज होता था। लेकिन खुद का जीवन अगर सार्थक बनाना हो तो खुद का विचार छोड़कर बाकी सबका विचार करना चाहिए ना। मुझसे गलती हुई। प्रायश्चित के तौर पर मैं बापू की तरह ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। हां, लेकिन इतना मात्र वचन देता हूं कि बापू की इजाजत के बगैर मैं शादी भी नहीं करूंगा। अब केवल एक ही विचार, सत्याग्रह।
अफ्रीका में मैंने अपने बच्चे खो दिए। और बच्चे बहुत मिले, पर अपने बच्चे, ना उनकी शिक्षा का ठिकाना, ना कुछ। कहने को तो बैरिस्टर के बच्चे हैं, पर उनके पास स्कूल का दाखला भी नहीं। हर कोई अपनी तरह से नाराज, और बापू उनकी नाराजगी से बेखबर। आश्रम की पाठशाला और जेल का अनुभव, यही असली शिक्षा, ये उनकी जिद। कैसे सुलझेगी ये उलझन? मेरे ससुर गुजर गए तो उनके मोहनदास ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैट्रिक हुए, कॉलेज नहीं जमा तो लंदन पहुंच गए। वकालत नहीं चली तो अफ्रीका गए। पर हरि को ऐसे रास्ते नहीं मिले। अफ्रीका में बापू के हाथ के नीचे वो तैयार हो रहा था, ऐसे लगा। लोग उसे छोटा गांधी कहकर पुकारने लगे। 20 बार जेल जाकर आया हुआ सत्याग्रही था ना वो। पर जेल गया हुआ हर आदमी बापू नहीं बन सकता। और मणि, उसको भी शादी के लिए बापू से इजाजत लेनी पड़ेगी। कैसे दूर होगी इनकी उदासी। एक दिन बच्चों की चिंता में ऐसे ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। बापू बिस्तर के पास आकर बुदबुदाने लगे। मेरे सारे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, सिर्फ हिंदी ही नहीं, चीनी और मलाई भी। कोई मुझे राजा कहता है, कोई मुझे बापू। पर उनको सिर्फ पिता का सहारा देके काम नहीं चलेगा, उनको मां की ममता भी मिलनी चाहिए। बा, तुम सबका जैसे प्यार से करती हो, उनकी बा बन जाती हो, वैसे मुझे सिर्फ बापू ही नहीं, बा भी बनना है। बा। इससे पहले भी एक बार वो जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने गए थे, तब उन्होंने कहा था, इन गोरे लोगों ने उन झुलू लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन पर खामखा के वार किए हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखें भर आई और मने तारी याद आवी। बा, तुम जैसे आश्रम में सबका प्यार से करती हो, वैसे होना चाहिए। पर उसके लिए हमें हमारी गृहस्थी बुला देनी चाहिए, यानी हम दोनों को। वो क्या कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो क्या कहना चाह रहे थे ये मैं जान गई। वो अफ्रीका आए तो मैं राजकोट में ही क्यों रहूं? यहां आने पर भी मैं डरबन में, वो जोहानिसबर्ग में, दो दो घर क्यों? यहां आने पर भी वो अपनी चटाई दूर क्यों बिछाते थे और पास आने पर इतने लाड़ से क्यों पेश आते थे? उनकी सारी उधेड़बुन में देख रही थी। एक दिन उन्होंने तिल मिलाकर कहा, हमारे 4 बच्चे हुए, अब और बच्चे नहीं चाहिए।
मैंने मगनलाल वैद साहब से बात की है। मैं अब ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहता हूं और वो प्रार्थना सभा में सबको बता देना चाहता हूं ताकि मुझसे गलती हुई तो सब लोग मेरी छी थू करें। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कभी कुछ कहा है? हाँ नहीं की, ना भी नहीं की। न बच्चे मांगे, न हुए तो शिकायत की। वहां दूर रहे इंग्लैंड में, यहां आकर भी जोहानिसबर्ग में मैंने कुछ कहा? पर ये सारी बातें दूसरों को क्यों बतानी है? चलो वो भी ठीक है। मैं और मेरे बच्चे, 4 अपने और 10-20 आश्रम के, हमको संभालिए। मैं जैसी हूं ठीक हूं। उनके इस व्रत का अर्थ जानने के लिए मुझे जेल जाना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा। एक दिन मैं घर पे ऐसे ही काम कर रही थी, वो रसोई में आकर इधर उधर करने लगे। मैंने जान लिया आज कुछ गड़बड़ है। हर रोज कोई अनहोनी होनी ही चाहिए। और उस दिन उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कस्तूर, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि, वो शब्द मेरे मुंह से भी निकल रहा है। ये नहीं शर्माए, मैं क्यों शर्माऊं? कहने लगे आज से तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि रखेल हो। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? तो कहने लगे अरे ये मैं नहीं, जनरल स्मर्ट्स कहता है। सप्तपदी लेकर विधिवत की हुई शादी उनको मंजूर नहीं है। हेनरी मिली ने जैसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी की, वैसे या किसी पादरी ने शादी रचाई तभी वो मानने के लिए तैयार है। तो करें फिर से शादी, नहीं तो हमारे 4 बच्चे लावारिस हो जाएंगे। मैंने कहा उस जनरल स्मर्ट्स का दिमाग खराब हो गया है क्या? तो कहने लगे अब तुम लोग क्या करोगे? तुम, काशी, संतोखबेन, तुम औरतें क्या करेंगी? सच क्या करेंगे हम? तो खुद ही कहने लगे तुम भी हमारी तरह आंदोलन में उतर जाओ। मैंने कहा यानी मर्दों की तरह औरतें भी जेल में जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं जाएंगी? अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो तो सरकार से 2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। सीता नहीं राम के लिए वनवास गई थी, फिर हरिश्चंद्र, तारामती, नल दमयंती ऐसे किस्से सुनाने लगे। मैंने कहा ये सारे देवी देवता हैं, इनकी तरह शक्ति हम कहां से लाएंगे? अरे हम उनकी तरह बर्ताव करेंगे तो हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। मैं राम तो तू सीता। अगर तुम्हें अपनी पत्नी कहलवाना हो तो तुम भी आंदोलन में उतर जाओ। मेरी भी इच्छा हो रही थी, पर जेल का खाना पचेगा या नहीं ये मैं सोच रही थी। मैंने कहा जेल का खाना नहीं पचा तो फल खाओ। सरकार जेल में फल देगी क्या? बापू ने कुछ ठान लिया तो उनके पास सारे जवाब तैयार रहते थे। कहने लगे फल नहीं मिले तो उपवास करो। मैंने कहा आप मुझे तो मौत का रास्ता ही दिखा रहे हो। अगर मैं जेल में गई तो मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। तो खो खो करके हंसने लगे। कहने लगे अरे वही तो मैं चाहता हूं, अगर तुम जेल में मर गई तो मैं तुम्हारी जगदम्बा करके पूजा करूंगा। यहां किसको होना था जगदम्बा?
मैं इनकी पत्नी और अपने बच्चों की माँ थी, वो भी काफी था। पर अब वो भी गंवाने की नौबत आ गई थी। मैंने कहा, आप बताइए, बताइए कहाँ है वो साहब, मुझे बताइए क्या करना है और कहाँ जाना है। फिर धीरे धीरे इनका दांव समझ में आया। 2 दिन लगे समझने को। ये चाहते थे कि हम औरतें भी आंदोलन में उतर जाएं। घर की औरतें ही पीछे रही तो बाकी सब लोगों से कैसे कहें। ये कंकर फेंक कर गहराई नाप रहे थे। 2 रातें जागकर हमने सोच विचार किया। बाकी सब तो ठीक था, काम करने की तो आदत थी हमको, पर बाकी कैसे होगा। कब सोना है, कब उठना है, स्नान कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है। पर ये सब मुश्किल तो अपने आप को रखेल कहलवाना है? बिल्कुल नहीं। हम निकले। बापू बार बार जता रहे थे कि वहां आगे क्या होने वाला है। कुछ भी हो जाए वापस नहीं आना है, ऐसे कह रहे थे सबको। लेकिन मुझे लगता है उनकी नजर मुझ पर ही थी। 3 महीने हम जेल में रहे। शुरू में वॉलक्रस्ट के जेल में ठीक था, पर मॉरिसबर्ग के जेल में गए और पता चला क्या मेहनत होती है। सच, बहुत मेहनत की, पर सीखे भी बहुत। सच, बापू कहते हैं ना, जेल एक पाठशाला है, वो सही है। सत्याग्रह, सर्वोदय, सर्वधर्म समभाव और ब्रह्मचर्य, एक एक शब्द सिर्फ कानों में पड़ता था। अब एक एक शब्द का अर्थ समझने लगी। देश की सेवा करनी है तो गृहस्थी को भुलाना होगा, दोनों को। वो समझ गई। अब निकले हैं घर की ओर। इन्हें हिंदुस्तान पहुंचने से पहले लंदन जाकर प्रोफेसर गोखले से मुलाकात करनी थी। पर लड़ाई की वजह से प्रोफेसर गोखले पहले ही हिंदुस्तान पहुंच गए थे। सबको पीछे छोड़कर जाने में जान निकल रही थी। हरमन तो ब्रह्मचारी हनुमान, उसने कहा, मैं भी आपके साथ हिंदुस्तान आता हूं। अपने इस हनुमान को लेकर बापू निकल तो पड़े, पर बीच में ही लड़ाई छिड़ गई। किसमें? तो इंग्लैंड और जर्मनी में। हरमन था जर्मन। बापूजी ने बहुत कोशिश की कि हरमन को हिंदुस्तान आने दिया जाए। हरमन भी उनके जैसा ही शांति प्रिय, पर वॉइस रॉय नहीं माने, इसलिए हम दोनों ही निकल पड़े हैं। आए थे बैरिस्टर बनकर, अब जा रहे हैं किसान बनकर। बैरिस्टर का चोगा कब का उतर चुका था, सत्याग्रही का पोशाक भी समेट के रखा था। अब गुजरात का किसान बनकर पगड़ी बांधने चले हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे, तब ये जाएंगे प्रोफेसर साहब के चरणों में। ईश्वर अल्लाह
पर मेरी आंखें हरि को ढूंढती रहेगी। ईश्वर अल्लाह कहाँ होगा हरि? नाम सबको सम्मति कभी कभी हरि और बापू का प्यार उमड़ कर बहने लगता, तो कभी ऐसा कि नदी के दो किनारे। सबको सम्मति दे कभी कभी उनकी बहुत जमती थी, अब एक बात पर नहीं जमती। राजा राम पतित पावन तो अफ्रीका छोड़कर हरि हिंदुस्तान चला ही गया। रघुपति राघव राजा अब वो मिलने वाला है पतित पावन 4 साल के बाद। राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम